सो इस वीडियो में हम डेसिफर लैब्स के बारे में बात करेंगे। कई सारे लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि क्या अब ये नीचे जा रहा है तो हमें बाय कर लेना चाहिए, बिकॉज 100% 200% का रिटर्न सिर्फ एक महीने में देना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसके पीछे भी कई सारे रीजंस है। उसके बारे में तो हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी यहाँ पर जो हल्की सी गिरावट आई है, इस गिरावट का हमें फायदा उठाना है या फिर हमें इधर सेल कर कर निकल जाना है। तो सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले कहना चाहूंगा RSI 75 का है, और RSI अराउंड 80 के आसपास था, 80 से 75 का हो गया। इसका मतलब स्टॉक के अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी थोड़ी करके कम हो रही है, और मनी फ्लो आप देख सकते हो 85 का है। इसका मतलब अच्छा खासा मनी इसके अंदर फ्लो हो चुका है। सो वो एक चीज आप देख सकते हो कि मनी का फ्लो इसके अंदर अच्छा खासा हो चुका है। सो इट इंडिकेट्स कि यहाँ पर करेक्शन आनी चाहिए, एंड RSI भी इंडिकेट कर रहा है उसकी नेगेटिव ट्रेंड से कि यहाँ पर अभी करेक्शन आनी चाहिए, जो हमें दिख भी रहा है। एंड इतने एक ही महीने के अंदर इसने 200% के रिटर्न्स दिए, जिसके कारण इसे ASM लिस्ट स्टेज 1 के अंदर भी ऐड कर दिया गया। अब अगर आप डेसिफर लैब्स को लेकर बुलिश हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि यार मैं इसे 100 में खरीद लेता हूँ, फिर 5-6 साल होल्ड करूंगा, 100 का 1000 हो जाएगा एंड देन आई विल सेल इट, तो उसकी बैक हिस्ट्री जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अभी अगर आपने एकदम टॉप लेवल पर बाय किया है एंड अभी आप अटक गए हो, सो आपको इसके अंदर प्रॉब्लम्स हो रही होगी, तो आप कुछ कर तो नहीं सकते, बिकॉज लोअर सर्किट मार रहा है वो डाउन डाउन, और आप अभी सेल भी नहीं कर सकते अगर आपने ऊपर की तरफ से लिया है। सो आप इस वीडियो को 5 मिनट दो अपनी लाइफ के, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने ये एक सेगमेंट दिया है इन्वेस्टर क्वेरी का, और इन्वेस्टर क्वेरी के सेगमेंट पर इन्होंने एक ईमेल दिया है, ये cs@deciferlabs.in। सो अगर आपको एज एन इन्वेस्टर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी क्वेश्चन आपको इनसे पूछना है, तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो ईमेल के जरिए। आप इन्हें ईमेल कर देना इस जगह पर, एंड देन यू कैन टॉक अकॉर्डिंगली। ये स्पेसिफिक ईमेल आपको इन्वेस्टर की क्वेरी के लिए ही बनाया गया है। सो अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए कंपनी के, तो आप इधर क्वेश्चन कर कर पूछ सकते हो। फिर अभी हम एकदम मेन चीज पर आते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 डायरेक्टर्स है, और ये डायरेक्टर्स कौन से हैं? ये 3 डायरेक्टर्स इसकी सब्सिडरी कंपनी के। सो ये जो कंपनी है डेसिफर लैब्स, इसकी एक छोटी सब्सिडरी कंपनी है जिसका 1 लाख पेड ऑफ कैपिटल है। और अगर आप देखो तो ये 3 मिस्टर सुशांत मोहनलाल एंड भूपेंद्र लाल और श्री दत्ता, ये 3 इनके डायरेक्टर्स आपको देखने मिलते हैं। वैसे बेसिकली जो मेन कंपनी है उनकी 4 से 5 डायरेक्टर्स है। आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो 4 डायरेक्टर्स आपको मेन कंपनी के देखने मिलते हैं। उसमें से यहाँ पर 3 डायरेक्टर्स एक इसकी सब्सिडरी कंपनी के है। सो ये बात आपकी एकदम क्लियर हो गई। एंड ये जो है ना मिस्टर मोहनलाल, ये मोहनलाल का एक CEO है। CFO आपको मेन कंपनी के अंदर देखने मिलते हैं डायरेक्टर पोजीशन के साथ ही साथ। तो दोस्तों इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो करती क्या है, और अगर आपको बाकी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप इधर आके ले सकते हो। वरना यहाँ पर जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, मैंने चेकआउट किया, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि करती क्या है, क्यों करती है। बस बेसिकली वो एक प्राइवेट कंपनी है, इसीलिए हमारे लिए इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड नहीं है। इसकी जो मेन कंपनी है वो लिस्टेड है एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, जिसके कारण आपको इसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा प्राइवेसी के अंदर ही लगते हुए देखने मिल रही है। बट अगर आप डेसिफर लैब्स की बात कीजिए, तो डेसिफर लैब्स का आप यहाँ पर 2 चीजें बताऊंगा। आपको ओनरशिप तो ठीक है, ठीक हाथ के अंदर देखने मिल रहा है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 3 स्टार्स आपको मिल रहे हैं इसी के अंदर, ओनरशिप के अंदर। बट अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, तो आपको वैल्यूएशंस के अंदर 1 ही स्टार देखने मिल रहा है, यानी आपको ये अभी भी कंपनी एक्सपेंसिव देखने मिल रही है। सो एक्सपेंसिव वैल्यू के ऊपर बाय करना सही डिसीजन नहीं रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी आपको यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, जब इसका RSI भी नीचे आ जाएगा ओवरसोल्ड जोन की कैटेगरी में। मुझे तो लगता है आ जाएगा 100 के नीचे, तो मुझे नहीं लगता कि 100 के ऊपर ही सस्टेन करेगा। आई थिंक कि 100 के नीचे आएगा। जिस तरह से इसके अंदर पुश मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई है, उसी तरह से प्लस इसके फाइनेंशियल्स भी इतने ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे देखने नहीं मिलते हैं। अभी ये स्टॉक ऊपर क्यों गया, इसका मेन सिंपल सा रीजन आपको यहाँ पर बता देता हूँ। डेसिफर लैब्स के अंदर सिर्फ BSE पर लिस्टेड है, उतना ध्यान में रखना। बट आपको बता दूं मेन रीजन कि ये ऊपर क्यों गया। आपको अभी जो सितंबर क्वार्टर का Q2 रिजल्ट देखने मिला था ना, वो Q2 रिजल्ट के अंदर इसने 1 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट यहाँ पर पेश किया। सो अगर आप देखोगे, सो पिछले 3 क्वार्टर से आपको यहाँ पर PNL को तो नहीं देखेंगे, हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे। सो आपको ये दिख रहा है नेट प्रॉफिट,
ये नेट प्रॉफिट अराउंड 0.70 लाख का है। एंड अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आपको देखने मिल रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाकर दिया। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द मेन थिंग, बिकॉज जो इनकी ऑपरेटिंग इनकम आती है, ऑपरेटिंग सर्विसेज को सेल करके और ऑपरेटिंग गुड्स को सेल कर जो इनकम आती है वो होती है इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट एंड इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है वो। तो एक्चुअल प्रॉफिट इनका 1 करोड़ से ऊपर आया और वो इसकी हिस्ट्री में इतना ज्यादा नहीं हुआ था। पिछले 1-2 साल में देखे जब मेन कोविड का टाइम था तभी नहीं हुआ था, तब हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि वो बीएसई पर ही लिस्टेड है और बहुत ही छोटी कंपनी है। बट जैसे ही इनका रेवेन्यू अच्छा हो गया Q2 के अंदर तो कई सारे लोगों ने इसे प्रेफरेंस दी एंड बाइंग करना चालू कर दिया। तो दोस्तों एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ओनली बिकॉज ऑफ दिस एक क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर हम इसके अंदर डिसीजन नहीं ले सकते। अभी Q3 आने वाला है, उसको आप देख लो एक बार। प्लस यहाँ पर मुझे एफिशिएंसी कंपनी के अंदर देखने नहीं मिलती है क्योंकि कंटिन्यूसली प्रॉफिट ग्रोथ नहीं देखने मिलती है, जिसके कारण मैं तो इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करूंगा। और इतने हाई वैल्यूएशंस पे करना होगा तो डेफिनेटली नहीं करूंगा। आप देख सकते हो 1 करोड़ शेयर्स इसके अंदर मार्केट के अंदर है, खाली 1 करोड़ शेयर्स है। तो अगर कोई चाहे तो वो 1 करोड़ इंटू 100 करोड़ देकर इस कंपनी को आराम से खरीद सकता है। 100 करोड़ किसी ऑपरेटर के लिए बड़ी बात नहीं होती है। आराम से इसे ऑपरेट किया जा सकता है, जो हमें नॉर्मली इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर देखने मिला। मैं आपको बताता चलूँ, स्क्रीनर के अंदर ही हम देख लेंगे किस तरह से इसके अंदर ऑपरेशन हुआ है हमारे इन्वेस्टर्स का। अगर आप देखोगे ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के इतना ऊपर चले गया कि 50 डे मूविंग एवरेज अभी तक 80 पे है। एंड अगर आप देखो इसका स्टॉक का प्राइस तो 140 को टच कर आया। इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको ये स्टॉक 100 के नीचे तो डेफिनेटली जाता हुआ देखने मिलेगा। अगर आपने टॉप लेवल पे इसके अंदर एएमओ ऑर्डर्स लगाए थे तो आप फंस गए होगे। आपको एक लेसन मिला होगा कि एएमओ ऑर्डर्स नहीं लगाने। अब एक लेसन मिल तो गया, लेकिन अभी करना क्या है? अभी मैं आपको बताता चलूं कि सेल ऑर्डर्स एएमओ के अंदर मत लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि जैसे ही बाउंस बैक आएगा इसके अंदर वैसे ही आपका एएमओ ऑर्डर तो हिट हो जाएगा, आप निकल तो जाओगे, लेकिन फिर वहां से वो तेजी पकड़ लेगा, फिर आप एंटर भी नहीं कर पाओगे। ओनली बिकॉज इसके अंदर आपको सर्किट्स के अंदर कारोबार होता हुआ देखने मिलता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर बजट का जो 2021 का बजट आया था उसके अंदर आपको 200% के आसपास का बूस्ट फार्मा सेक्टर स्टॉक के अंदर देखने मिला था, सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से देखने मिला था, जिसके कारण फार्मा सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। अब जो यूनियन बजट आने वाला है 1 फरवरी को अराउंड 2022 का, तो वो 2022 का बजट के अंदर इसका क्या रोल रहेगा फार्मा सेक्टर का गवर्नमेंट की तरफ से, वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगेन अगर गवर्नमेंट फिर से इन्हें सपोर्ट करती है एंड कुछ स्कीम्स नहीं लेके आ जाती है या फिर फार्मा सेक्टर की ग्रोथ हमें इतनी ज्यादा दिख जाती है तो डेफिनेटली ऐसे सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे और जाएंगे ही। बट अगर आपको रिस्क नहीं लेना, स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो लाइक लॉरस लैब्स, अजंता फार्मा, सिप्ला इंडस्ट्रीज और ऐसे अलग अलग लार्ज कैप स्टॉक्स और जो सेक्टर लीडर स्टॉक्स है फार्मा के अंदर उसको सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको फार्मा के अंदर इंटरेस्ट आया है। वैसे एपीआईज का भी ज़माना आ चुका है पिछले 3 से 4 साल के अंदर मार्केट में, एंड आपको पता ही है कितने सारे आईपीओज भी उससे रिलेटेड आए हैं एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक इज द वाइजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। वैसे सेक्टर के अंदर अगर आप चाहो तो रिसर्च कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों यही था आज की वीडियो में, बस आपको इतना कहना चाहता हूँ 1 फरवरी को आप बजट का वेट कर लीजिए और आपके पास जो भी स्टॉक्स है सारे स्टॉक्स का एक लिस्ट बना लीजिए कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये डेसिफर लैब्स है तो वो हो गया फार्मा के अंदर, फिर मेरे पास टाटा स्टील है तो वो हो गया मेटल सेक्टर के अंदर, फिर मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल अंबुजा सीमेंट है वो हो गया सीमेंट सेक्टर के अंदर। अलग अलग सेक्टर का नाम लिख लीजिए एंड देन जस्ट क्लासीफाई देम कि ये वाला सेक्टर पर बजट का क्या असर पड़ा है, बजट ने इस सेक्टर को कितनी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया एंड कौन से सेक्टर को सीधा निगलेक्ट कर दिया है। तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाले 1 साल में उसका परफॉर्मेंस कैसे रहने वाला है, एक अंदाज़ा तो डेफिनेटली आपको आ ही जाएगा। एंड क्या पता आपको एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए एंड उसको आप ग्रैब भी कर लो। आपको बस इतना पता है कि इसके अंदर एफआईआईज ने भी इन्वेस्ट नहीं किया है और डीआईआईज ने भी इन्वेस्ट नहीं किया है, खाली पब्लिक का 54% का स्टेक है एंड प्रमोटर्स का स्टेक है। तो फिर पब्लिक का सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी स्टेक है, इसके अंदर मैनिपुलेशन एकदम आराम से हो सकता है। उसका ध्यान आप रख सकते हो।
1 फरवरी 2022 को रिजल्ट आउट होते हुए देखने मिलेगा। अराउंड 11 बजे आपको, सुबह सुबह 11 बजे 12 बजे के आसपास आपको फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर दिखेंगे लाइव। मनी कंट्रोल की आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, या फिर लाइव बजट आप खाली यूट्यूब पर टाइप कर देना, आपको बजट लाइव दिख जाएगा। सुबह 11 बजे आप अगर चाहो तो लाइव बजट का मजा ले सकते हो। सो जय हिंद, जय भारत। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, आज HFCL ऊपर क्यों था वो आप जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करिए, वरना अगर आपको जानना है कि बजट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है वो ऊपर हमेशा जाता ही है, तो ये बजट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक ऊपर जाएंगे और सबसे ज़्यादा फायदा L&T को होगा, लार्सन एंड टर्बो को। सो वो कैसे होगा वो 4 मिनट की छोटी सी वीडियो में आप जानने की कोशिश कर सकते हो। दोनों वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। क्लिक ऑन एनी वीडियो एंड डू वॉच देम टिल दी